हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून, जहां आपको मिलता है कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश एकेडमी एंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, एज योर एग्ज़ाम इज अप्रोचिंग, आपके एग्ज़ाम की डेट थोड़ी नज़दीक आ रही है। आफ्टर इलेक्शन इट इज़ गोइंग टू कंडक्ट होपफुली मे बी इन द मे by 7 or 8. So for that, this video I have been making for the class 10th students, and I'm going to give you complete crash course of English subject, in which you will get complete literature, complete English grammar, along with along with the paper solving trick, how to solve the paper, how to attempt the paper in certain hour of 3 periods completely, perfectly and correctly. So these things I will tell you in my this complete package of crash course of class 10 CBSE English subject. And in today video we are going to discuss the first module, first topic, rearrangement, and today is the first module of rearrangement. I have made 5 module in 5 classes. Rearrangement will be finished, and I hope that after going through these 5 videos one by one, which I am going to post on my channel, you will able to understand it proper way and you will not do mistake in your exam while doing the question. Fine. So without wasting our time, let's start. Be ready for the exam. Don't waste your time because you have less time. So let's start today and we'll see rearrangement. सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि आज हमारा पहला टॉपिक है और वो है रीअरेंजमेंट. सी दिस आई हैव रिटन, दिस इज ए कंप्लीट कोर्स ऑफ क्रॉस कोर्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश सेशन 2021, एंड इफ़ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द वीडियोज़ एंड इन द टॉपिक, जो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा वीडियो में, अगर आप उसको केयरफुली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू ए सिंगल मिस्टेक इन द एग्जाम एंड यू आर गोइंग टू स्कोर 100% in your English subject. So our today topic is rearrangement, and this is the first module of rearrangement. अगर हम इस नाम, actually I will speak in both language, Hindi and English both, so that the video will be comfortable for those student also जिनको English में थोड़ा problem होती है. Fine, but try to take in English only because you have to do the paper in the English language. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करेंगे, इंस्टॉल करेंगे न्यू माइंड, तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, इजी होगा. अदरवाइज आपको टाइम लगेगा ट्रांसलेट करने में. फाइन. देखिए, अगर आप फर्स्ट टॉपिक इज रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट, ये टॉपिक जो है खुद ही बताता है कि चीज़ों को रीअरेंज करना. इसमें क्या रीअरेंज करना होता है? हमें सेंटेंसेज, वी आर गिवन सम वर्ड्स और फ्रेजेस जिसको हमें रीअरेंज करना पड़ता है. वो जंबल वर्ड की फॉर्म में दिया रहता है. सेंटेंस जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते, इसलिए उस करेक्ट मीनिंग नहीं देते. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली पुट दिस वर्ड, फर्स्ट वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू पुट दिस वर्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस सो दैट द वर्ड टर्न इनटू सेंटेंस एंड गिव अ मीनिंग एंड बिकम मीनिंगफुल. बट बिफोर डूइंग दिस रीअरेंजमेंट, एक्चुअली ये रीअरेंजमेंट एक सेंटेंस तो होता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जो मेन, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा. बट बिफोर दिस देखते हैं. ये देखिए, एक सेंटेंस, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस का सिंटैक्स लिखा है, और मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर होती हैं, तभी आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे. नहीं तो एग्ज़ाम में हम मिस्टेक्स कर देते हैं, और रीअरेंजमेंट में अगर एक भी वर्ड आपने इधर उधर लिख दिया तो इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग. Teacher is not going to give you mark, so we have to be careful because most of the students do mistake in this section only. See, rearrange a sentence. एक जो सेंटेंस होता है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? उसमें एक सब्जेक्ट होता है. फर्स्ट थिंग, देयर इज ए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी मोर देन वन आल्सो, बट कीप इन माइंड दैट देयर इज अ सब्जेक्ट. सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब होता है. थर्ड इज मेन वर्ब. एक मेन वर्ब होता है, वो एक्शन जो हम करते हैं.
तो सेंटेंस का जो मेन एक्टिविटी है वही मेन वर्ब होती है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है, तो जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक सेंटेंस की, वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और उसके बाद कुछ अदर सेंटेंस भी हो सकते हैं, अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं सेंटेंस में, लाइक प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो दीज आर आई हैव रिटन अदर वर्ड, सम अदर वर्ड्स। अदर वर्ड में सारी चीज़ें आ जाती हैं इन 4 के अलावा। फाइन। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं, तो हमारा बेसिक आइडिया, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश बट उनको यही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और उनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, कहीं पे कुछ भी रख देते हैं। तो आपको मेरे 5 मॉड्यूल में ऑफ रीअरेंजमेंट आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसकी पोजीशन कहाँ होती है सेंटेंस में, ताकि हम इजी वे से सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकें। फॉर कुछ हिंट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये 7 प्रोनाउन होते हैं, वो होंगे। या नाउन होगा, नाउन तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर। और कुछ कभी कभी कुछ वर्ब भी होते हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, जिरन जैसे जिरन, और पार्टिसिपल ये फंक्शन करते हैं जैसे सब्जेक्ट, तो वो भी हो सकते हैं। बट अगर कॉमन देखा जाए तो नाउन, प्रोनाउन ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अगली थिंग क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अगली थिंग है हेल्पिंग वर्ब। आपको ये जानना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और उसके साथ मेन वर्ब क्या आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब का मतलब ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, सारे टेंस में आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। अगर देखा जाए तो एक तरफ से डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। फिर अगर हम पास्ट में आए तो डिड, वाज, वर, हैड बीन, और फ्यूचर में जाए तो विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये सारे हेल्पिंग वर्ब है जो हम टेंस में यूज करते हैं फॉर मेकिंग सेंटेंस। अब इनको क्यों हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन जो आप करते हैं, एक्शन विच इज डन बाय अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, वही मेन वर्ब। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है, एक्शन है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट भी किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी सेंटेंस में, वही ऑब्जेक्ट इज दैट वर्ड जिस पे वर्ब के एक्शन का इफेक्ट पड़ता है। जो सब्जेक्ट एक्शन करता है उसका इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। आगे डिस्कस करेंगे हम इन डिटेल। और अदर वर्ड्स में क्या क्या आते हैं मैंने बताया, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड हो जाती हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट मेन यही है, आपको इन 4 को देखना है, समझना है, ताकि आप रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को इजीली कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और पहली स्लाइड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में हम केवल डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को। सेकंड मॉड्यूल में हम नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब और इस तरह करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। सिंपल थिंग, सब्जेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं पढ़ के बताता हूँ इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। देखो, इन अ सेंटेंस वन हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, कि जो काम करता है किसी सेंटेंस में, जो एक्शन कर रहा है वही सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखिए, अमित एंड, हाँ, वन मोर थिंग, ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रहेगा, मोर देन वन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बट एक्शन एक ही होगा। और मोर देन वन सब्जेक्ट भी हो सकता है, मोर देन वन मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना सोचिए कि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा। अमित एंड रोहित आर प्लेइंग चेस। अब यहाँ पे देखिए, अमित एंड रोहित दोनों ही सब्जेक्ट हैं और काम एक हो रहा है, प्लेइंग का, दोनों खेल रहे हैं। दे बोथ आर प्लेइंग। स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे कौन एग्ज़ाम दे रहा है, स्टूडेंट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। टीचर्स आर टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑनलाइन विथ लैपटॉप।
पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? टीचर. Then who is subject? Teacher. Simple say thing. Who is doing action? Teacher. Then the subject is going to be the teacher. Teacher is the subject. Next, children have done their work on time. Children have done their work on time. अब काम पे कौन समय पे कर रहा है? बच्चे. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? Children. फिफ्थ देखिए, एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. फील्ड में कौन ग्रेजिंग कर रहा है? हु इज ग्रेजिंग इन द फील्ड? एनिमल्स. तो सब्जेक्ट कौन है? एनिमल. 6 एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर आर गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट. हु इज गिविंग मेडिसिन? डॉक्टर. तो डॉक्टर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस बिकॉज मेडिसिन देने का काम कौन कर रहा है? डॉक्टर. और एक ईजी मेथड है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का. आप सिंपली आस्क करें क्वेश्चन विथ 2 वर्ड दैट हु इज डूइंग. हु इज द वर्ड जिसकी हेल्प से आप सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं बहुत ही ईजिली विदाउट एनी कन्फ्यूजन. नेक्स्ट है, फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड. फार्मर्स खेत में काम कर रहे हैं. काम खेत में कौन कर रहा है? फार्मर्स. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ? फार्मर इज सब्जेक्ट बिकॉज फार्मर इज द पर्सन हु इज डूइंग एक्शन. तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई. सब्जेक्ट कौन होता है किसी सेंटेंस में? जो भी फंक्शन करता है, एक्शन करता है, वही सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, इन योर हाउस योर मम्मा इज कुकिंग फूड. सी इज द डूअर एंड सी इज द सब्जेक्ट. मम्मा कुक्स फूड, सो मम्मा इज सब्जेक्ट. फादर वर्क्स फॉर अस, फादर इज सब्जेक्ट बिकॉज वो काम करते हैं हमारे लिए. फाइन. आई होप कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं, इट्स वेरी इजी, बट तब भी हम कंफ्यूज रहते हैं. तो कन्फ्यूजन से बाहर निकले तभी आप सही चीज़ें कर पाएंगे. ओके फाइन. कुछ हाँ, एक चीज़ और जो मैंने को बताना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन करता है सेंटेंस में. फाइन. बट इसका एक एक्सेप्शनल पॉइंट ये भी है कि अगर पैसिव है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट न्यूट्रल होगा, मतलब वो फंक्शन नहीं करेगा. कौन फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट. इन एक्टिव वॉइस मीन्स नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट उसका इफेक्ट रिसीव करता है. इन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट साइलेंट मोड में रहता है और ऑब्जेक्ट एक्शन करता है, उसका वो इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है. देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है पैसिव वॉइस का. सब्जेक्ट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस से हमेशा, और अदर वर्ड्स, फिर बाई लगता है, फिर ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे जो पैसिव वॉइस होगा उसमें ऑब्जेक्ट एक्शन करेगा, सब्जेक्ट एक्शन का इफेक्ट रिसीव करेगा. इसमें जो वर्ड सब्जेक्ट होगा वो काम नहीं करेगा, काम करेगा ऑब्जेक्ट. ये एक्सेप्शनल है सब्जेक्ट की डेफिनेशन जो अभी आपको उसके पहले मैंने दी. मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट एक्शन करता है नॉर्मल सेंटेंसेस में. पैसिव ऐसे अपोजिट हो जाता है, ऑब्जेक्ट एक्शन करता है और उसका इफेक्ट सब्जेक्ट रिसीव करता है. मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नेगेटिव हो जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाई स्तुति. अब यहाँ पे देखिए, बुक हमारा सब्जेक्ट है, जितना भी रेड से लिखा है सब सब्जेक्ट है. बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाई स्तुति, बट यहाँ पे एक्शन बुक नहीं कर रहा है. ये सब्जेक्ट है बट एक्शन ये नहीं कर रहा है, एक्शन कर रही स्तुति. हु हैज़ पब्लिश्ड द बुक? स्तुति. तो बट इस सेंटेंस में स्तुति ऑब्जेक्ट है और बुक सब्जेक्ट है. तो इसको अपने दिमाग में रखें. सेंटेंस कभी कभी रीअरेंजमेंट में पैसिव वॉइस दे देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उल्टा लिख देते हैं. तो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें. Be careful about this. One more thing, when passive voice, if sentence in passive voice, then you are supposed to use third form. यहाँ पे देखिए publish लिखा है. कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते, हैज बीन के बाद भी publish लिखा रहता है तो उसको ing जोड़ देते हैं. उनको लगता है ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है. ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है. अगला देखिए, फूड इज कुक्ड बाई मॉम. अब यहाँ पे फूड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है बट इसमें फंक्शन मॉम कर रही है, मतलब खाना बनाने का काम ऑब्जेक्ट कर रहा है, एक्शन करने का काम मॉम कर रही हैं, लेकिन इसका सब्जेक्ट फूड है. तो कभी कंफ्यूज ना हो. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिवेट हो जाता है. सीधा और इजी फंडा लर्न करने का. इन एक्टिव वॉइस
subject acts in passive as object acts. वेरी सिंपल. अगला है एग्जाम हैज बीन गिवन बाय स्टूडेंट्स. एग्जाम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है बट एक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है जा रहा है जो कि स्टूडेंट है. फाइन. अगला है द ओल्ड मैन हैज बीन किल्ड बाय द क्रिमिनल. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल बट एक्शन कौन कर रहा है? क्रिमिनल. बूढ़े व्यक्ति को किसने मारा? द ओल्ड मैन हैज बीन किल्ड बाय क्रिमिनल. मर्डर किसने किया? क्रिमिनल ने. किसको? द ओल्ड मैन को. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है और क्रिमिनल ऑब्जेक्ट है. तो ऑलवेज रिमेंबर इन पैसिव एज ऑब्जेक्ट डज एक्शन एंड इट्स इफेक्ट इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव एज, जो कोई भी एक्शन नहीं करता. और इन एक्टिव एज क्या होता है या फिर नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट डज एक्शन और उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया जाता है. वेरी सिंपल. अगला देखिए, मैनी पीपल हैव बीन किल्ड बाय कोविड. बहुत सारे लोग कोविड के में मारे गए, के द्वारा मारे गए. अब मैनी पीपल सब्जेक्ट है लेकिन एक्शन किसने किया? कोविड ने, जो इस सेंटेंस का पैसिव एज का ऑब्जेक्ट है. तो बी केयरफुल अबाउट दिस, डोंट बी कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस. ठीक है, क्योंकि पैसिव एज मिल जाते हैं कभी कभी रीअरेंजमेंट और हम वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं. मनी हैज बीन स्टोलन. अब इसमें बताइए, मनी हैज बीन स्टोलन ये भी पैसिव एज है बट इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. इसका सब्जेक्ट तो मनी है बट यहाँ पे जो काम करने वाला है, जो ऑब्जेक्ट है पैसिव एज का, वो नहीं लिखा हुआ है. क्योंकि जब पैसिव एज में जो एक्शन किया जाता है वो किसी अननोन अनसर्टेन पर्सन के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम पैसिव एज बनाते समय या लिखते समय या बोलते समय उसको हम हाईलाइट नहीं करते. इफ़ यू आर हाईलाइटिंग इट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट हाईलाइटिंग दैट इज़ आल्सो ओके, दैट इज़ नॉट रॉन्ग. सो बी डोंट बी कन्फ्यूज कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. आपको लगेगा अपने मन से आपने उसमें ऐड कर दिया एग्जाम में, तो कृपया ऐसा ना करें. डोंट डू लाइक दिस. वॉट एवर गिवन दैट यू हैव टू सेट इन प्रॉपर वे विथ, so that sentence can give the complete meaning. Fine. So don't put your extra mind कि इसमें लगता है कुछ गलत है, दो वर्ड अपने से ऐड कर देते हैं. एग्जाम में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कर देते हैं ऐसा. तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस. फाइन. आई होप कि आपकी दो बातें समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या है. सिंपल थिंग, जो एक्शन करता है वही सब्जेक्ट है इन ए नॉर्मल सेंटेंस. और इसका अपोजिट क्या है? पैसिव एज में ऑब्जेक्ट एक्शन करता है, सब्जेक्ट न्यूट्रल रहता है. ठीक है. एक्टिव एज में सब्जेक्ट एक्शन करता है, इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है. पैसिव एज में ऑब्जेक्ट एक्शन करता है, उसका इफेक्ट सब्जेक्ट रिसीव करता है. और पैसिव एज में कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है जब वो अनसर्टेन हो. व्हेन इट इज़ अनसर्टेन देन इट इज़ नॉट रिटन. सो डोंट बी पैनिक इन द एग्जाम कि आपको कुछ सब्जेक्ट आपने सर्च करना शुरू किया नहीं मिला. फाइन. तो गलत सेंटेंस ना बनाए. और वन मोर थिंग, इन पैसिव एज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया तो उसको एनजी बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना. फाइन. बी केयरफुल अबाउट दिस. So I hope that this is clear to you all. This is first module and so you have learned in this first module what is subject और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें और उसको सेंटेंस में उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसका रोल क्या है. In next video we will study helping verb. This is the first module of rearrangement. In second module we will study helping verb क्या है और कैसे यूज होता है, उसके साथ क्या कौन कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है. ऑल दिस डिटेल वी विल सी. टिल देन यू कीप स्टडिंग. गुड लक एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो with students who requires it for the knowledge. Kindly support and kindly help other. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले.